गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और इस तरीके की चीज़ों से है। तो सिक्योरिटी का डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो इस बात का प्रूफ है कि आपने कहीं किसी को लोन दे रखा है, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटी को या कोई प्राइवेट अथॉरिटी को या कंपनी को, तो उस लोन की एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है, एक तरह से वो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास एक एविडेंटरी प्रूफ के तौर पर है, जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि ये पैसा आपने पर्टिकुलर कंपनी या गवर्नमेंट को दे रखा है। ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटी हम ख़रीदते हैं बॉन्ड्स या डिवेंचर्स की फॉर्म में, तो इसका जो इंटरेस्ट होता है उसका सीन हम चेक कर लेते हैं। जो इसका इंटरेस्ट जो है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल रहेगा, राइट। अब जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ होता है वो हमारे को पर्टिकुलर डेट्स पे मिलता है। ये नहीं है कि डे टू डे मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये साल में 2 बार मिलता है आफ्टर 6 मंथ्स के इंटरवल पर, राइट। तो ये कैश बेसिस पे भी आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हो और ड्यू बेसिस पे भी। तो अगर असेसी अपने अकाउंट्स को कैश बेसिस पे मेंटेन करता है तो इंटरेस्ट जब एक्चुअली उसको हाथ में आएगा तभी वो उसकी इनकम दिखेगी। और अगर वो ड्यू बेसिस पे करता है, जिसे मर्केंटाइल सिस्टम भी कहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू होगा तभी उसकी इनकम वो दिखेगी, राइट। और एक्चुअली जब वो मिलेगा तब वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार पहले ही टैक्स लग चुका होगा, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि असेसी कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करता है, कैश सिस्टम या मर्केंटाइल सिस्टम। ओके, नंबर 2 जो मेन बात है वो है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की। तो क्या होता है कि इंटरेस्ट किसके लिए टैक्सेबल होगा? ऑब्वियसली जो उसका मालिक होगा। मान लीजिए साल में जून और दिसंबर 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। मैंने 5,000 की सिक्योरिटी ख़रीद रखी है और उसका 10% से इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो मेरा 250 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा ना मेरे को। वैसे साल का 500 रुपये बनता है आपका, तो 6 महीने के बाद आपका 250 लगेगा। तो अब जून में जब मैं ऑनर, ऑब्वियसली जो ओनर होगा ना एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट, जब वो ड्यू होता है, राइट, इंटरेस्ट जब ड्यू होगा उस टाइम पर देखा जाएगा कि मालिक कौन है। अगर मालिक मैं रहूँगी तो वो 250 मेरी इनकम में शो होंगे, और अगर हो सकता है उससे 1-2 महीने पहले मैंने सिक्योरिटीज़ किसी और को बेच दी हैं तो वो इनकम जिस पर्सन को मैंने सिक्योरिटीज़ बेची हैं उसकी इनकम में शो होंगी, राइट। सो क्या होता है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का मतलब ही यही है कि जब सिक्योरिटीज़ आप ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो 2 इंटरेस्ट डेट के बीच में, यानी कि जून और दिसंबर के बीच में अगर मैंने बेच दी या जून से पहले बेच दी, तो ऑब्वियसली जून आने वाला है तो मैंने कम इंटरेस्ट बेची, ताकि क्योंकि जो भी ऑनर होगा तो उसको वो इंटरेस्ट अपने इनकम में शो करना होगा और उसको टैक्स देना होगा, राइट। कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट के साथ, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के बगैर। अब बात करेंगे कमीशन ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ की। देखिए क्या होता है कि जब भी आप सिक्योरिटीज़, आप डिवेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदते हैं तो कई बार क्या होता है खरीदने के समय आप कभी किसी ब्रोकर की मदद लेते हैं, किसी एजेंट की मदद लेते हैं, उसका कमीशन देते हैं या कुछ और खर्चे होते हैं। उन खर्चों का हमारे इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखना। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ बिल्कुल अलग चीज़ होगी। तो जब आप इन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने या बेचने में जो खर्चा करेंगे उसका क्या करना है वो भी बता रही हूँ मैं। मान लीजिए आपने 5,000 की सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं और 100 रुपये आपने कमीशन दिया है, तो सिक्योरिटीज़ का रेट हो जाएगा 5100, राइट। सिक्योरिटीज़ का रेट होगा 5100, यानी कॉस्ट सिक्योरिटीज़ की 5100 रहेगी। सिमिलरली अगर मैंने 5,000 की सिक्योरिटीज़ बेच दी हैं 6,000 में और 100 रुपये मैंने एजेंट को दिए हैं, तो मेरी सेल कंसीडरेशन रहेगा 5900, मतलब 6,000 में से 100 रुपये मैं माइनस कर दूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिक्योरिटीज़ को जब भी परचेज़ करते हैं, जब भी बेचते हैं, तो जो भी खर्चा कंसर्न होता है वो खर्चा कॉस्ट में तो ऐड कर लिया जाता है और सेल कंसीडरेशन में से वो अगर सेल कर रहे हो तो माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होगा।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। अब मान लीजिए मैं सिक्योरिटीज़ को रखे हुए हूँ, जब तक है तब तक इंटरेस्ट आ रहा है और मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम में दिख रहा है। अब यहाँ पे भी दो पॉइंट हैं, क्या सिक्योरिटीज़ को आप एज एन इन्वेस्टमेंट रखते हो या सिक्योरिटीज़ खरीदना बेचना आपका बिजनेस है। अगर तो बिजनेस है तो इसकी इंटरेस्ट की इनकम मेरी बिजनेस साइड में दिखाई जाएगी, और अगर ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, जैसे लेमैन यानी कि आम आदमी जब किसी भी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदता है तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टर खरीदता है, राइट। तो उसके तौर उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम आएगी। लेकिन अगर एक पर्सन का काम ही यही है कि वो सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना और बेचना खरीदना, तो ये उसका बिजनेस हो गया। तो फिर जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो उसकी बिजनेस की इनकम कहलाएगी, ना कि अदर सोर्सेज की। याद रखिएगा इस बात की को। तो अगर आप सिक्योरिटीज़ को बेच रहे हैं, अब आप ध्यान दीजिए ना, अगर आपने सिक्योरिटीज़ को बेचा है एज ए बिजनेसमैन समझ के बेचा है तो इनकम जो भी गेन आएगा उसका वो बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। लेकिन अगर आपने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट बेचा है, राइट, तो इन्वेस्टमेंट को जब आप बेचते हैं तो कहाँ जाता है, इसके थर्ड हेड में यानी कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन में जाएगा, अगर वो लॉस है तो कैपिटल लॉस कहलाएगा, और अगर गेन है तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़। हमारे यहाँ सिक्योरिटीज़ चार प्रकार की हैं जिनको आपको इनकम टैक्स के हिसाब से देखना है। सबसे पहले जो है सिक्योरिटीज़ हम बात बांटते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर से सिक्योरिटी ले रखी है, गवर्नमेंट में यहाँ पे आएंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। उसके अलावा सब हम नॉन गवर्नमेंट में डालेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी से कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हैं और उसका नाम अगर है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम केसेस में तो आपको बता दिया जाएगा कि टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, पर अगर नहीं भी पता लगेगा तो कुछ लिस्ट आपको एक छोटी सी दे रखी है, ये आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, ये सारी की सारी टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। ये टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं। ये टैक्स फ्री वर्ड इसलिए लगाया गया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आप ये वाली ख़रीदोगे, मान लीजिए मैं पहला उठाती हूँ 12 ईयर नेशनल सेविंग एन्युटी सर्टिफिकेट, अगर मैं ये सिक्योरिटी ख़रीदती हूँ तो और इसके ऊपर जो मेरा इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए वो मेरे लिए टैक्स फ्री है। मैंने लिखा है नो टैक्स, राइट। ये लिस्ट आपको ध्यान में रखनी होगी, और कई बार जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बार बार क्वेश्चन करने से ये लिस्ट आपको वैसे ही लर्न हो जाएगी, तो ये भी कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। फर्स्ट नंबर पे क्या आया, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो इससे नाम से सब आपको क्लियर हो रहा है कि ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसके इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है जी। तो अगर इसका मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 5,000 रुपये का इंटरेस्ट आया है मेरा फॉर एग्जांपल गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पे, तो वो 5,000 रुपये मेरी किसी भी इनकम में शो नहीं हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी नहीं और ना ही किसी और इनकम में, राइट। दूसरे नंबर पे आते हैं, फिर आता है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो टाइप की है, एक है टैक्स फ्री और एक है लेस टैक्स। यहाँ पर लेस टैक्स का मतलब समझिए, लेस टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स इसका जो इंटरेस्ट है वो तो टैक्सेबल है, इसका इंटरेस्ट क्या है, टैक्सेबल है। जैसे आपके लिखा हुआ है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ही द्वारा हमें इशू की जाती हैं, ये टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ हैं, इसके नाम पर मत जाना लेस टैक्स। टैक्स फ्री अलग हो गया, वो सबसे ऊपर आपने देख ही लिया है, ये टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन इसका बस लेस टैक्स का मतलब यही है कि TDS नहीं काटा जाएगा कोई, क्योंकि गवर्नमेंट हमें दे रही है ना, इसलिए इसके ऊपर कोई TDS नहीं काटती है। TDS का मतलब यही होता है कि इंटरेस्ट देते समय क्या उन्होंने कोई टैक्स काटा है, नहीं, यानी कि टैक्स आपने बाद में ही जमा कराना है, पहले नहीं काटेगी वो, ये मतलब है। टैक्सेबल तो हैं लेकिन टैक्स पहले नहीं कटेगा, बाद में कटेगा। तो पहले कटने का मतलब होता है TDS काटना। तो उन्होंने जब कोई TDS काटा ही नहीं, तो जो भी पैसा आपके पास आया, मान लीजिए मेरे पास 50,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आया है, तो कितना बना, 5,000 रुपये। वो 5 के 5,000 रुपये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, राइट। समझ में आया मेरी बात। तो और कुछ नहीं करना उसके साथ आपने, यानी इसके ऊपर कोई उन्होंने TDS नहीं काटा है, ध्यान में रखिएगा, यानी नो ग्रॉसिंग है। 1% अगर आपको अमाउंट भी दे रखा होगा ना कि यू हैव रिसीव्ड 5,000 फॉर लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसका मतलब यही होगा कि 5 के 5 ही आपको मिले होंगे। 5,000 रुपये जो है ना टैक्स काट के नहीं मिले हैं, 5,000 आपको ग्रॉस मिले हैं, इसलिए ग्रॉस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है,
राइट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि ये एक सिक्योरिटी सिर्फ ऐसी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बॉन्ड्स 2003। ये ऐसी सिक्योरिटी है, अगर इसका इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा है तो इस पर TDS कट के ही मिलता है। मान लीजिए ये वाली सिक्योरिटी मैंने ख़रीद रखी है, 15,000 की इंटरेस्ट मेरे पास आया है, तो क्योंकि वो 10,000 से फालतू आया तो 100% उन्होंने मेरे से TDS काट के ही मेरे को 15,000 दिए होंगे। इसका मतलब अगर TDS का रेट मैं 10% भी लगाऊं तो मैं क्या करूंगी, उसको ग्रॉस करूंगी। और ग्रॉस करने का तरीका क्या होता है कि जितना आपको इनकम मिली यानी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, आपका मैंने 10% बताया ना, तो डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100 माइनस 10 करना है आपको, 90। फिर से बता रही हूँ, 15,000 जो आपको इंटरेस्ट मिला, क्योंकि TDS काट के मिला होगा, ये तो पक्की बात है। वो इसलिए है क्योंकि इस वाली सिक्योरिटी पे TDS कटता ही कटता है अगर 10,000 से फालतू इनकम है तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90 मैंने कैसे किया, 100 माइनस 10 किया, 10 आपको रेट दे रखा होगा, राइट। और इसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटी है ना, लेस टैक्स, आपको क्वेश्चन में क्लियरली बताया जाएगा कि लेस टैक्स है, उसमें लेस वर्ड लिखा होगा, तो इसका मतलब यही होगा कि उस पर कोई TDS नहीं कटेगा सिवाय इस एक एक्सेप्शनल केस के, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे। ये भी दो टाइप की हैं, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। ये भी कौन सी हैं, दो टाइप की हैं, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या करना है, एक्चुअली टैक्स फ्री है नहीं, लेकिन टैक्स फ्री वर्ड भी लिखा हुआ है। उसका रीज़न बताती हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने रिलायंस, जो कि प्राइवेट है एक तरह से, वो नॉन गवर्नमेंट हुई ना, रिलायंस के मैंने 10,000 रुपये की सिक्योरिटी ख़रीद रखी है, 1 लाख की सिक्योरिटी ख़रीद रखी है, मुझे उसके ऊपर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें कहानी ये होती है कि टैक्स तो सरकार को पे किया जाता है, पर मैं नहीं पे करूँगी, मेरी जगह रिलायंस कंपनी पे करेगी, ये फ़र्क है। अब आप कहोगे कि कंपनी का दिमाग ख़राब थोड़ी ना है कि वो मेरी जगह टैक्स पे करेगी, नहीं, दिमाग ख़राब की बात नहीं है, यहाँ पर बात है रूल की। उसने मुझे जो सिक्योरिटी दी है उसका नाम है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसके ऊपर टैक्स मैं बिल्कुल पे नहीं करूँगी। मेरा जो कंपनी होगी जिसकी मैंने सिक्योरिटी ख़रीद रखी है, उसकी ड्यूटी है वो सरकार को टैक्स पे करेगा। अब देखो, मुझे कितना इंटरेस्ट मिला, 10,000 मिल गया, और इस 10,000 पर अगर मैं इंटरेस्ट टैक्स लगाती तो वो 1,000 बनता, अगर मुझे देना पड़ता तो मेरे हाथ में 9,000 आते, ठीक है ना। लेकिन अभी कितने आए, 10,000 आए। तो अब आप कहोगे कि ठीक है 10,000 के 10,000 ऐड कर लूँगी, नहीं, मैं 11,000 ऐड करूँगी। कारण भाई मेरे नाम के 1,000 रुपये मेरी सरकार मतलब उस कंपनी ने भी तो जमा करा रखे हैं ना, असल में तो मुझे फ़ायदा 11 का हुआ है कि नहीं। एक तो मैं 1,000 जेब से देती तो मुझे 9 मिलते, और एक मैंने जेब से भी नहीं दिए, मेरे नाम का टैक्स भी चला गया, राइट। तो 10,000 तो मुझे वैसे मिले और 1,000 मेरा टैक्स बच गया, तो टोटल मुझे कितने मिले, 11,000। अब समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसे बोलेंगे टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब इसका ध्यान करना, इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है आपको कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, आपने क्या करना है, सिक्योरिटीज़ के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। जैसे मैंने अभी लगाया ना, 1 लाख के ऊपर 10%, तो 10,000 आ गया। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनता है, वो इंटरेस्ट भी उठाइए, ऐड कीजिए, और फिर टोटल अमाउंट आप अपने कॉलम में लिखेंगे, ओके। तो इंटरेस्ट जो ड्यू होता है, मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है क्या, कि टैक्स ड्यू ऑन दिस इंटरेस्ट इज़ पेबल बाय द कंपनी और लोकल अथॉरिटी, मतलब जो भी है नॉन गवर्नमेंट है, ठीक है। द इंटरेस्ट ड्यू टू एन एसएससी इज़ ग्रॉस्ड अप। मान लीजिए मेरे को आपने अमाउंट दे दिया है 10,000 का, तो 10,000 का एक्चुअली 10,000 नहीं है, 10,000 को मैं ग्रॉस करूँगी। ग्रॉस करने का मतलब ही यही होता है, TDS, एक्चुअली TDS उसने लिया नहीं ना मुझसे, तो ग्रॉस करने के बाद मेरे को इंटरेस्ट का पता लग जाएगा, और इंटरेस्ट उसमें मैं वापस ऐड कर दूंगी, तो वो मेरी इनकम में ग्रॉस अमाउंट दिखना चाहिए। मेरी उसमें 11,000 दिखने चाहिए, मेरे में 10 नहीं दिखने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बेनिफिट हो रहा है भाई 1,000 का, ठीक है। अब आ जाती है लेस टैक्स की। लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो होती है जब वो मेरे से TDS काट कर मेरे को पैसे देते हैं, बस इतना फ़र्क है। उन्होंने अब वापस उसी रिलायंस कंपनी पे आ जाती हूँ। रिलायंस कंपनी ने अगर मुझे 10,000 पे इंटरेस्ट दिया है, तो 1,000 पे इंटरेस्ट काट के मुझे 9,000 दे रही है,
9,000 दे रहे हैं, तो TDS उन्होंने काट लिया और फिर वो 1,000 रुपये अकाउंट में सरकारी ख़जाने में जमा करा देंगे। मतलब वो टैक्स मेरी तरफ से गया ना, मैंने ही तो दिया। तो मेरी सैलरी, मेरे इनकम में एक बार तो 10,000 दिखाएंगे। कैसे किया मैंने? 9,000 मुझे मिले, 1,000 मेरा TDS कटा, 10,000, और जब मैं एक्चुअल टैक्स दूंगी ना सारी बाकी की सब इनकम पे, जैसे कि बिज़नेस की है, सैलरी की है, ये सब की है, जब मैं टैक्स कैलकुलेट करूंगी तो वहाँ मुझे ये 1,000 एडजस्ट करने का मौका मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ TDS कटेगा ही कटेगा, आपने ग्रॉस करना ही करना है। आपने अपने इंटरेस्ट के नेट अमाउंट में जो TDS कटवाया है वो ऐड करके लिखना है और उसकी डिडक्शन आपको लास्ट में नीचे मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये है कि इंटरेस्ट जो मिला वो तो मिला ही मिला, साथ में मेरी तरफ से जो टैक्स है वो भी मेरी कंपनी ने दे दिया, तो मुझे तो डबल फ़ायदा हो गया ना। तो मैं दोनों अमाउंट को प्लस करके 100 उसको अपने उसमें लिखूँगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये वो है जिसके ऊपर कोई टैक्स कटता ही नहीं है। और लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो थी जिसके ऊपर सरकार जो है कोई, क्योंकि सरकारी है इसलिए सरकार TDS नहीं काट रही है, लेकिन टैक्स मैं बाद में दे रही हूँ। मैं फिर से आपको एक बार उस पे ले जाती हूँ दोबारा। ये सिक्योरिटीज़ को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को 2 पार्ट्स में बांटेंगे, एक टैक्स फ्री और एक लेस टैक्स। जिसके साथ टैक्स फ्री वर्ड लिखा हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटता और कोई इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, तो वो पूरे का पूरा टैक्स फ्री है हमारा, यानी कि मेरी इनकम में ऐड ही नहीं होगा। ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। इसके ऊपर टैक्स TDS टैक्स तो कटता है पर उस समय नहीं कटता, बाद में कटता है। ठीक है, इसलिए ग्रॉस अमाउंट पहले से ही दे रखा होता है, मुझे कुछ ग्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन है 10,000 वाली जो ये है ना इंटरेस्ट ऑन सेविंग वाली, अगर इसका इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा है तो ग्रॉस करना है, वरना नहीं करना है। फिर आ जाता है नॉन गवर्नमेंट, जिसमें 2 हैं, टैक्स फ्री और लेस टैक्स। जो टैक्स फ्री है वो क्या कहती है कि आपको एक तो हमने जो अमाउंट दिया वो तो आपका हुआ और आपके अमाउंट पर जो टैक्स है वो आप नहीं दोगे, वो हम देंगे, तो हमने जो दिया है वो भी तो आपका बेनिफिट हो गया ना। दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे एंड देन हम उसको आपके सैलरी अपने इनकम में शो करेंगे। और जो रह गया लेस टैक्स की कहानी, तो लेस टैक्स में ये सीन था, लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट में, कि अगर क्योंकि उसने TDS काट लिया है तो TDS को भैया एक बार क्या करो, जो इनकम मुझे दे रहे हो और जो इंटरेस्ट आपने काटा टैक्स काटा है वो दोनों को ऐड करके मैं अपनी इनकम में दिखा दूंगी और इस टैक्स की डिडक्शन मैं बाद में ले लूँगी। सिंपल। ठीक है। और ये चीज़ें आप जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक और अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। राइट। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन भी सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के साथ ही अटैच्ड एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली लोग थोड़ा चालाकी कर जाते हैं, क्योंकि ये कहा गया है ना कि जब आप कोई भी सिक्योरिटी सेल कर देते हो ना, तो सेल करते के समय अगर ऑनर देखा जाता है ना कि ऑनर कौन है, इंटरेस्ट किसको मिलेगा, इसलिए टैक्स भी उसी से लो। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए अब घर में एक व्यक्ति है जिसकी ऑलरेडी इनकम इतनी ज़्यादा, वो पहले से ही टैक्स दे रहा है, अगर इंटरेस्ट की इनकम भी उसके खाते में शो हो गई तो उसको और टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, चालाकी से अपनी ये वाली सिक्योरिटीज़ ऐसे शो करेगा कि मैंने अपने ब्रदर को बेच दी, अपने किसी रिश्तेदार को या किसी फ्रेंड को बेच दी। और कब बेचता है, जब इंटरेस्ट ड्यू होने का टाइम आता है। जैसे ही इंटरेस्ट मिल गया, टैक्स देना नहीं पड़ा क्योंकि आपने तो बेच दी है, तो आपके खाते में शो नहीं होगा। और आप जानबूझकर ऐसे रिश्तेदार या ऐसे फ्रेंड को ढूंढोगे जिसकी इनकम ऑलरेडी कम है, तो अगर ये इंटरेस्ट की इनकम उसके खाते में शो हो भी जाती है, उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और अगर देना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो वो आप प्राइवेटली उसको दे दोगे ताकि वो भी ज़्यादा ना शोर मचाए। और बाद में क्या होगा, जैसे ही इंटरेस्ट का टाइम ख़त्म होगा, आप उससे सिक्योरिटीज़ वापस खरीद लोगे। मतलब खरीद तो क्या लोगे, ये तो सिर्फ एक सरकार को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी। तो अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि इस तरीके के ट्रांजैक्शन आप बड़े रेगुलरली कर रहे हो, तो ये मान के चलेगी कि भैया ये ट्रांजैक्शन आप जानबूझकर कर रहे हो कि बार बार वही सिक्योरिटीज़ को आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो। किससे? पर्टिकुलर पर्सन से, कंपनी से नहीं, पर्सन से। तो इन दैट केस इसका मतलब आप इंटरेस्ट का टैक्स बचाना चाह रहे हो। तो उसको बचाने के लिए जो आप एक साजिश रच रहे हो, उस साजिश को नाकामयाब हो जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इंटरेस्ट की इनकम को आपकी ही इनकम में वापस ऐड कर देगा कि भैया ये चालाकी डिपार्टमेंट के साथ आप नहीं कर सकते, बेशक से ऑनर वो आपका फ्रेंड भी क्यों ना हो।
तो हाँ, आपको ये बताना होगा कि भाई मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, वो बाई चांस हुआ है, या आप ऐसी कोई प्रूफ दे दो कि भाई आप इनोसेंस हो, तब तो छोड़ देगा डिपार्टमेंट आपको, वरना गड़बड़ हो सकती है। अब आप देखिए ये रेट्स हैं कुछ टीडीएस के, जो टीडीएस बार बार आया है ना उसके रेट्स हैं, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ थोड़ा सा। जहाँ पे भी टीडीएस का सीन हो ना, टीडीएस में 3 तरह के रेट हैं, 10%, 5% और 30%। 30% के रेट्स हर जगह देखोगे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, गेम्स वगैरह के इस केस में है, ठीक है। और जो 5% वाला केस है उसको भी मैं आपको बता देती हूँ, ये है इंश्योरेंस कमीशन पे। इंश्योरेंस के कमीशन की जो इनकम होती है ना, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होती है, और अगर उसका कोई टीडीएस है तो वो 5% से ही कटता है, बाकी सब आप देख लेंगे ना 10% में आएगा। अब आप देखिए इसमें 2 कैटेगरी बना रखी हैं, 1 और 2। ये तो इंडिविजुअल के लिए है और ये है हमारे कंपनी के लिए, मतलब कंपनी की कोई इनकम है अपनी, तो कंपनी भी तो दूसरे कंपनी में पैसा लगाती है ना, उसकी भी इनकम हो सकती है। ये थोड़ी ना कि खाली इंडिविजुअल की होगी, किसी की भी हो सकती है। तो ये 2 तरह के रेट्स आपको दे रखे हैं, रिटर्न मारने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ग्रॉस करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था। मान लीजिए कोई भी चीज़ उठा लो, मान लीजिए मुझे 1 लाख की लॉटरी निकल आई है और उन्होंने मुझे, मैंने बोला था 10,000 से ज़्यादा की लॉटरी निकलेगी तो आपको टीडीएस काट के देंगे, तो उन्होंने मुझे कितने दिए, उन्होंने मुझे दिए 70,000। यहाँ पे 70,000 रखे मैंने, और फिर मल्टीप्लाई में 100 करूँगी, और नीचे क्या करूँगी 100 माइनस 30 जो कि रेट ऑफ टीडीएस है। तो आपका वही देखना 1 लाख आ जाएगा, करके देख लेंगे आप। 70,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 70 कैसे किया, 100 माइनस 30 किया तो आ गया ना 1 लाख। तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम में शो होगा। अब आप सोचेंगे अरे 30,000 तो मैं टैक्स दे चुकी हूँ, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो। इस 30,000 की डिडक्शन आपको जब आपका सारी इनकम पर टैक्स निकालेंगे देन आपको एडजस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। टीडीएस काटते ही तभी हैं, टीडीएस कुछ इनकम पर काटा जाता है, सब पर नहीं काटा जाता। तो जिन जिन इनकम पर टीडीएस काटा जाता है ना, तो आपको क्या करना होता है, ग्रॉस करके अपनी इनकम को दिखाना होता है और लास्ट में आपको वो डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैंने बात की थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो डिविडेंड मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसको कभी ग्रॉस नहीं किया जाता, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डिडक्शन अलाउबल अंडर द हेड। अब कौन कौन सी डिडक्शन मिलेंगी, आपने ये तो पढ़ लिया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है, क्या डिडक्शन मिल सकती हैं। अब उसकी बात करते हैं। जैसे मैं आपको जनरल में बता देती हूँ, आपने इन इनकम को अर्न करने के लिए जो भी खर्चा किया है वो सब खर्चा आप लेस कर सकते हो, लेकिन लॉटरी के लिए कोई खर्चा किया है नहीं लेस कर सकते। आपने हॉर्स रेसेस के लिए खर्चा किया नहीं लेस कर सकते, लेकिन हॉर्स रेसेस करवाना मेरा बिज़नेस है मान लो, या मैं उसको मेंटेन कर, चलो बिज़नेस भी नहीं है, मैं मान लो मैंने एक अस्तबल मेंटेन किया हुआ है और वहाँ हॉर्स रेसेस होती हैं, तो भैया वो खर्चा तो मुझे लेस करने की परमिशन मिलनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो एक जेन्युइन सा खर्चा है, ठीक है। चलिए एक एक करके आते हैं इस पर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के खर्चे की बात करते हैं। आपने शेयर्स डिवेंचर्स या आपने डिवेंचर्स के लिए जो है पैसा कहीं से लोन उठाया है, तो क्या किस लिए उठाया है, आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आपने डिवेंचर खरीद रहे हैं, तो उसकी जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी उस इनकम में से आप वो जो लोन ले रखा है ना उसका इंटरेस्ट माइनस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने इस इंटरेस्ट को निकलवाने के लिए कई बार किसी को कमीशन भी देना पड़ता है, कभी कभी बैंक को भी आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि भाई मेरा फलानी कंपनी से जो है इंटरेस्ट आना है, आप उसको कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल दीजिए। बैंक उसके बदले में आपसे चार्जेस लेता है, ठीक है, तो वो चार्जेस जो है वो आप माइनस कर सकते हो। डिविडेंड की बात करूँ, डिविडेंड जो फॉरेन डोमेस्टिक कंपनी का जो डिविडेंड होता है ना वो एग्जाम्प्ट होता है। याद रखना है एक रूल है कि एग्जाम्प्टेड इनकम के लिए आप कोई भी खर्चा लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ टैक्सेबल ही नहीं है, जब टैक्स ही नहीं दे रहे हो उसके ऊपर, तो फिर खर्चे का भी क्या सीन रहेगा, ठीक है, कोई एक्सपेंसेस नहीं लेस कर पाओगे। नेक्स्ट कह रहे हैं एम्प्लॉयर के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से फंड्स में कोई कंट्रीब्यूशन ले रहा है, जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए ले रहा है, तो उसकी एक ड्यूटी बनती है कि उस फंड में टाइम पर पैसा डाल दे। अगर वो पैसा अपनी जेब में ही रखे घूमता है तो वो उसकी इनकम होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो अकाउंट में जमा करा देता है ना, उस दिन वो पैसा अपनी इनकम में से माइनस कर सकता है कि भाई देखो ये तो मैंने अपनी जेब से निकाल कर फंड में डाल दिए, राइट। नेक्स्ट कह रहा है वो लेटिंग ऑफ मशीन। मान लीजिए ये मैं 4th पॉइंट पे हूँ भाई,
मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर ये सब किराए पर चढ़ाया, हालांकि बिज़नेस नहीं है उनका, तो इसको किराए पर चढ़ाने के लिए कोई खर्च किया होगा उसने, वो एक्सपेंसेस भी माइनस कर सकते हो आप। लेकिन अगर ये आपका बिज़नेस है तो इनकम भी बिज़नेस हेड में जाएगी, वहीं आप ये एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हो। अभी कोई भी मशीनरी या प्लांट आप किराए पर चढ़ाते हो तो जो इनकम आती है उसमें से क्या क्या खर्चा माइनस कर सकते हो? एक तो डेप्रिसिएशन, कोई रिपेयर वगैरह का है, या कोई और इस तरीके इंश्योरेंस करवा रखा है, वो याद रखिए। सिर्फ करंट नेचर के खर्चे, आप मेजर रिपेयर किए ना वो नहीं कर सकते, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। नेक्स्ट कह रहा है जी फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था। तो अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और उसकी वाइफ को या बच्चों को पेंशन मिल रही है तो वो पेंशन आपकी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, नंबर 1। नंबर 2, उस पेंशन में से पेंशन का 1/3 या 15,000 विच एवर इज़ लेस वो आप एज एन एक्सपेंसेस के मतलब माइनस कर सकते हो। सब लेटिंग ऑफ हाउस, मैंने एक बड़ा घर किराए पे लिया है जिसका मैं 1 लाख रुपए किराया दे रही हूँ महीने का, लेकिन मैंने घर के आधे हिस्से को किराए पर चढ़ा दिया है, जो कि मैंने 60,000 रुपये पे चढ़ाया आधे हिस्से को। आधे हिस्से का किराया मैं कितना ले रही हूँ? 50,000। मैंने पूरा घर 1 लाख पे किराए पे लिया, आधे हिस्से का किराया 50,000 चढ़ा दिया मैंने आगे आधे हिस्से को 60,000। मेरी इनकम कितनी हो गई? 10,000। कैसे हुई? 60,000 में से 50,000 माइनस करूँगी ना, वही चीज़ है। तो 50,000 माइनस क्यों करूँगी? कि भाई जिस घर की इनकम मेरी 60,000 आ रही है उसके बदले में मैं 50,000 दे भी तो रही हूँ, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, और आपको लगता है कि आपने इस इनकम को अर्न करने के लिए किया है, वो लेस कर सकते हैं। लास्ट में कह रहा है कि कोई भी कॉम्पनसेशन आपको मिलता है जिसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट में से भी आप जेन्युइन खर्चा माइनस कर सकते हो। जेन्युइन नहीं, सॉरी, 50% है ये, 50% ऑफ सच इनकम लेस कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कॉम्पनसेशन मिला 1 लाख का, 50,000 में सीधा लेस करके सिर्फ 50,000 ही इनकम शो करूँगी, ठीक है। उसके बाद आ रहा है अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल। नहीं, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल कौन कौन से खर्चे नहीं लेस कर सकते? मैं बता चुकी हूँ, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, ओके। और ऐसे खर्चे एनी इंटरेस्ट विच इज़ पेबल आउटसाइड। हाँ, अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट इंडिया के बाहर दिया है राइट, तो आपको उसके खर्चे की कटौती तब तक नहीं मिलेगी जब तक TDS काट के सरकार को जमा नहीं कराते थे। अगर तुमने नहीं कराया तो तुमको भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने कोई लोन ही ले रखा है, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट आप माइनस करना चाह रहे हो उसकी कंसर्न इनकम में से, तो माइनस तब तक नहीं करने देंगे जब तक TDS नहीं काटोगे आप। और वेल्थ टैक्स, एक वेल्थ टैक्स होता है, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको आप बोलते हैं, उसका अगर कोई पेमेंट कर रखा है वो भी आप लेस नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा 10,000 और कुछ कंडीशन में 35,000 है। ये थोड़ा डिटेल में और बाद में आएगा, यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए। कई बार जब हम पेमेंट्स करते हैं ना तो कुछ केसेस में 10,000 है, कुछ केसेस में 35,000 है। ये पेमेंट आप इससे ज़्यादा करोगे कैश कभी नहीं कर सकते। आपको अकाउंट पे चेक इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है या नेट बैंकिंग है, उससे कर सकते हो आप। एक्सपेंसेस और लॉसेस इन कनेक्शन विद इनकम फ्रॉम लॉटरी, मैं बताया था, लॉटरी, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, इसका कोई खर्चा लेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर हॉर्स रेसेस के संदर्भ में एक बात की जाए कि हॉर्सेस के ओनर हो आप और आप मेंटेन करते हो, देन आप खर्चा लेस कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन इन एग्जेम्प्टेड इनकम। कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्टेड है, जिसके ऊपर पहले से ही कोई टैक्स नहीं है, तो कोई भी एक्सपेंसेस उसका लेस नहीं कर पाओगे। एक्सपेंसेस हमेशा उसी इनकम का ही आप कंसिडर कर सकते हो जो थोड़ी बहुत भी टैक्सेबल हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इलस्ट्रेशन की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।